ज़ैनब, आपको लगता है जैसे माजी के भी हवाले दिए कि इस ज़िमनी इंतखाब में कोई अपसेट हुआ नहीं हुआ है या सेटअप है तमाम? ज़िमनी इंतखाबात के बाद इमरान खान का भी ट्वीट रहा कि ज़िमनी इंतखाबात को ढोंग करार दिया उन्होंने। कौमी असम्बली से हम जब बाजोड़ की सीट की बात कर रहे हैं, वो PTI आराम से रख सकती थी। अभी जब PTI मान ही नहीं रही ज़िमनी इंतखाब को, क्या कहा जा सकता है कि ये कंटिन्यूटी है 8 फरवरी के नताइज की, या कोई ऐसी सीटें थी जिन पर PTI का तकिया था या अपसेट हो सकता था जो उन्हें मिल सकती थी? देखिए, एक तो जुमा 4 दिन हुए और आप अपसेट की उम्मीदें भी लगा रही हैं कि कोई अपसेट होगा। और दूसरी बात, आपने सवाल में एक लफ्ज डाला कि मोहर तस्दीक सख्त हो गई है। देखिए, मोहरों वाले इलेक्शन तो बहुत पीछे रह गए। अच्छा। अब तो बाल पॉइंटों वाले इलेक्शन होते हैं, फॉर्म 47 वाले इलेक्शन होते हैं, अब तो RTS वाले इलेक्शन होते हैं। मोहरों वाले तो इलेक्शन ही नहीं होते। इस वक्त किसी भी अपसेट की तवक्को रखना मेरा ख्याल है कोई अच्छा तज्जिया ना होता। अपसेट की तवक्को बहुत मुश्किल थी, लेकिन जो रिजल्ट आया है उसमें क्या मुमकिनात क्या हो सकती हैं। अगर हम देखें कि वैसा ही रिजल्ट आया और मुस्लिम लीग नवाज को बहुत अच्छा खास तौर पर रिजल्ट मिला, एक वजह तो ये हो सकती है कि इनकम्बेंसी जो होता है वो आम तौर पर बाई इलेक्शंस में हुकूमत के फेवर में जाती है। हमने 2018 से 2024 तक इन 5 सालों में देखा कि एक मुख्तलिफ तरह का एक ट्रेंड बना था जिसमें हुकूमतें इलेक्शन हार रही थी, बाई इलेक्शन। इससे पहले पाकिस्तान में इसी तरह हुआ है कि बाई इलेक्शन हुकूमतों ने जीते हैं। तो ये तो उस तरह की जो पुराना निज़ाम है उसकी कंटिन्यूटी लगती है कि बाई इलेक्शन हुकूमत ने जीता है। हुकूमत कह सकती है कि जो स्विंग वोट होता है, जो बिरादरी का वोट होता है, वो उसके साथ जाता है जो हुकूमत में होता है। उन सबको पता है अब 2 साल 4 साल 5 साल ये हुकूमत रहेगी, तो वोट इधर उधर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा क्या हम नतीजा निकाल सकते हैं कि PTI का वोटर मायूस हो गया है पिछले इलेक्शन की वजह से, उसे लगता है कि उसका वोट ज़ाय गया, वो बाहर नहीं निकला। PTI के मुखालिफ ये कह रहे हैं, कह सकते हैं कि जो वेव थी इमरान खान की शायद वो कुछ पीछे चली गई है। एक वजाहत वो भी हो सकती है जो भी हसन निसार साहब ने बताई कि मरियम बीबी इतनी शदीद मकबूल हो गई हैं, उनके 600 वाले सूट जो हैं वो इतने पॉपुलर हो गए हैं, इतने कमालात उन्होंने कर दिए हैं कि वोटर ट्रेंड में एक बड़ी शिफ्ट आ गई है। और एक आखिरी बात और भी हो सकती है, वो बात ये हो सकती है कि जो टेक्नोलॉजी अभी फरवरी के इलेक्शन में चली थी, 8 फरवरी को चली थी, वो इतनी जल्दी तो टेक्नोलॉजी कोई भी ऑब्सोलीट नहीं होती ना। इतनी देर में तो मोबाइल फ़ोन का जो मॉडल है वो भी चेंज नहीं होता, किसी चीज़ का मॉडल चेंज नहीं होता। दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी जो है वो 2 महीने में तो चेंज नहीं होती। तो तवक्को रखनी चाहिए कि जो 8 फरवरी वाली टेक्नोलॉजी थी अभी तो चलेगी ना, अभी अगले इलेक्शन तक तो उनको उम्मीद रखनी चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी साथ देगी। लेकिन अहम बात यह है कि इस बाई इलेक्शन ने कुछ भी नहीं बदला। हम जितनी भी पानी में मधानी डाल लें, इससे निकाल कुछ नहीं सकते। असल बात यह है कि जो इलेक्शन की साख है वो बाई इलेक्शन से बहाल नहीं हो सकती। जो इलेक्शन हुआ है उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है और उसका नतीजा एक निकला है कि इस हुकूमत की भी लेजिटिमेसी नहीं है और पाकिस्तान में जमहूरियत पर भी सवालात हैं। और बैनुल अक़वामी इदारे आप देखिए कि पाकिस्तान की जमहूरियत की जो रेटिंग है वो उन्होंने बहुत कम कर दी है। पाकिस्तान को एक अथॉरिटेरियन मुल्क उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। हाइब्रिड भी अब वो नहीं मानते, पहले हाइब्रिड मानते थे, अब अथॉरिटेरियन मानते हैं। हमारे सियासी निज़ाम में एक तनाव मौजूद है, सियासी अदम इस्तेकाम मौजूद है। मेरा ख्याल इस वक्त हमें यह बहस करने की ज़रूरत है कि हम इस तरह के इलेक्शन से कैसे निकलें जिस पर लोगों की साख नहीं है, जिसको सियासी जमातें आपस में नहीं मानती, जिसके नतीजे में जो हुकूमत बनती है वो कितनी शेकी ग्राउंड पे खड़ी होती है। अभी 2/3 की बात हुई, शहजाद साहब ने कहा कि 2/3 का क्या करना है। 2/3 का करना जो है वो तो कल नजर आ गया। आपने देखा 35 लाख दुकानदारों से टैक्स लेना था और 50 ने अपने आप को रजिस्टर किया। मेरे ख्याल उन 50 को तो बुला के उनको तो छित्तर मारने चाहिए कि तुमने अपने 35 लाख साथियों से गद्दारी की है। यह है 2/3 की ताकत। जो 2/3 के साथ ताकत बैठी है उसमें हिम्मत नहीं हुई कि वजीर आजम यह बयान देता कि मेरे प्यारे ताजरों टैक्स दो। उसमें हिम्मत नहीं हुई कि वजीर आला कहती कि पाकिस्तान बहरान का शिकार है, तुम्हारे पास सैकड़ों अरब रुपए का टैक्स तुम्हारे जिम्मे बनता है, खुदा के लिए टैक्स दो। क्या आपने PTV पर कोई इश्तिहार चलता हुआ देखा सरकार की तरफ से? कोई कैंपेन आपने देखी कि 20% इकानमी आपके पास है, पाकिस्तान का हर 5वां रुपया आपके पास है और आप 1% भी टैक्स नहीं देते? आपने कोई कैंपेन देखी? तो 2/3 की तो यह ताकत है
जब उस 2/3 के पीछे कुछ ना हो, 2/3 के पीछे ऐसे इलेक्शन खड़े हो, तो फिर ऐसी हुकूमत होती है। ये किधर लेकर जाएंगे, कैसे रिफॉर्म देंगे? रिफॉर्म की तो शक्ल नजर आ गई ना। ठीक हो गया जी। तो हमें अब आगे सेगम साहब बड़ा वैलिड सवाल उठाया है, लेकिन जब आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो वो किसी एक इलेक्शन तक महदूद नहीं। मेरी तो फिर वही नुक्ता नजर है कि जो जीत जाता है वो कहता है ये अवाम का इत्मीनान हो, वो 13 हो, 18 हो या 24 हो। जो हारता है वो धांधली करता है। निजाम और रिफॉर्म्स कोई भी नहीं इनमें से चाहता है। अब सार साहब, पीटीआई जुमे से फिर मुल्क भर में जलसा, जुलूस और रैली का ऐलान कर रही है। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो तीन तरह की बातें करते हैं। लीडरशिप का बहरान, कंफ्यूज क़यादत नजर आती है, एक दूसरे पे शक, कमांड एंड कंट्रोल नजर नहीं आ रहा। क्या आगे बढ़ना चाह रही है हमारी सियासत या लाहासिल मश्क को जारी रखना चाह रही है हमारी सियासत? ये जो आपने चीज़ें बताई हैं, ये आगे बढ़ने की कोई करतूत तो नहीं है, तो आगे तो नहीं बढ़ सकती। और इसका नुकसान मेरा ख्याल है उन्हें इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आपको नज़र आए हैं उसमें एक वजह ये भी है। और एक दो बातें, मैं आपके सवाल तो मुझसे आपने कोई ख़ास किया नहीं है, तो पिछले जो मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त बात करके गए हैं उसमें मैं बात करना चाहता हूँ कि एक तो हसन निसार साहब ने जो लाहौर का नक्शा खींचा और जिस तरह दूध और शहद की नहरें में हम बह रही हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि हसन निसार साहब तो जन्नत में रह रहे हैं ऑलरेडी, इन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो छोड़ें, अब यहीं रहें, जन्नत तो बन गई, तो कोशिश करें कि बाकी मुल्क भी जन्नत बन जाए उसी तरह का जिस तरह का लाहौर बना हुआ है। और परवेज़ इलाही की शिकस्त पे मैं देखें, बात यह है कि बड़े लीडर्स भी हारते हैं। आज जैसे आपने इमरान खान का जिक्र किया, पिछले इलेक्शन में वो हार गए ज़िमनी इलेक्शन। नवाज शरीफ इस दफ़ा मानसरा से हार गए, तो और पिछली दफ़ा इमरान खान एक और भी शायद नशिस्त से हारे थे। खैर, बात यह है कि बड़े लीडर भी हारते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि कोई साजिश ही हो। परवेज़ इलाही मैं नहीं समझता कोई इतना बड़े सियासी लीडर हैं कि वो जिस तरह की उनकी सियासत पिछले कुछ सालों में रही है वो अपने हल्के से हार नहीं सकते। और इस हल्के से वो बहुत दफ़ा हार चुके हैं पहले भी, इसीलिए वो चकवाल के हल्के से जाके इलेक्शन लड़ते थे, और क्योंकि यहाँ पे वो जीत नहीं पाए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें शायद धांधली उस लेवल की ना हुई हो जो 8 फरवरी के जिसके इल्ज़ामात लगते हैं। इसमें फैक्टर्स सबसे बड़ा तो यही है जो आपने अभी जिक्र किया, पीटीआई के अपने अंदर मुख्तलिफ बयानात और उनके अंदर जो इस वक्त यकसुई नहीं है। देखिए, 8 फरवरी को वोटर्स में यकसुई थी, वोटर्स ने इमरान खान के लिए निकल के वोट डाला, वो बहुत क्लियर थे। अब वो किसके लिए निकल के वोट डालते? ज़िमनी इलेक्शन तो कैंडिडेट का ज़्यादा होता है, पार्टी का कम होता है, और पार्टी भी जो हुकूमत में हो ज़्यादातर वोट उसी को मिलते हैं। तो इसमें कोई ऐसा, वो मेरा ख्याल है कि कोई बहुत साइंटिफिक। अब साहब, तो क्या ये कहा जा सकता है फिर वही बात हो गई कि बहुत सख्त हुई आम इंतखाब के नताइज के ऊपर कि अगर चाहती पीटीआई या उसका वोटर तो ज्यादा बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं और अपनी जिन भी सीटों को वो वापस क्लेम करना चाहते हैं उनको क्लेम कर सकते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मोहर कोई तस्दीक सख्त नहीं हुई। आपने बड़ा मुश्किल ही लफ्ज़ बोलती हैं एक तो वो मैं नहीं समझता कि ये कोई मोहर लगी है। और मैंने आपको बताया फ़र्क है दोनों में, पीटीआई के वोटर का फ़र्क है ना, और पीटीआई का आज वोटर मायूस हो गया है क्या, या टर्नआउट कम होता है? ज़िमनी इंतखाब में मायूसी होती। देखिए, ज़िमनी इंतखाब में एक तो वोटर 8 फरवरी से मायूस है, और 8 फरवरी के बाद जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से पीटीआई के अंदर इख्तलाफात बाहर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, उसमें वो वोटर बाहर क्यों निकले? क्या मकसद, ऐसा अजीम मकसद नज़र आ रहा था कि उसके लिए निकलता बाहर? परवेज़ इलाही का हल्का है ना, परवेज़ इलाही खुद उसमें कैंपेन कर रहे हैं ना मुनस इलाही कर रहा है। तो लेकिन जो उनका जो भतीजे हैं उनकी पूरी फैमिली वहाँ पे मौजूद है, और चौधरी शुजात हुसैन की फैमिली मौजूद है, मुस्लिम लीग नून उनके साथ है। तो इसलिए मेरा ख्याल है वो अपनी सीट वहाँ पे बना, फैमिली में रही है सीट, फैमिली से बाहर नहीं गई, लेकिन परवेज़ इलाही को नहीं गई। तो इतना फ़र्क पड़ा है। इसी तरह दूसरे हलकों में भी, नवानी का हल्का फॉर एग्जांपल बहुत वोट लिए हैं, लेकिन उसके मुखालिफ में भी बहुत वोट लिए हैं, तो वहाँ बहुत वोटर निकला है। तो ज़िमनी इंतखाबात में हल्के में से जो कैंडिडेट्स अपना वोटर बाहर निकाल सकता है उसको वोट पड़ जाते हैं, जीत जाता है। पीपल्स पार्टी को सीट कौमी असम्बली से मिली है सिंध से, और मेरा नहीं ख्याल कि उसमें भी कोई और सियासी जमात इतने वोट ले सकती थी जितने उन्होंने लिए हैं। 8 फरवरी और इन नताइज को कंपैरिजन नहीं हो सकता, ना ही इल्ज़ामात के हवाले से और ना ही कि जो तब हुआ था वो अब जो हुआ है तो वो मोहर तस्दीक सब्त हो गई। मैं नहीं समझता मोहर तस्दीक सब्त हुई है। जो क्वेश्चन मार्क्स 8 फरवरी पे हैं वो हैं, वो रहेंगे, और उनका इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे बहरहाल ये है कि पंजाब हुकूमत ने क्या करना है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, ये उनको सोचना है। जहाँ तक गुजरात वाला मॉडल है, मेरा भी यही ख्याल है कि गुजरात वाले
मॉडल पे उन्हें जाना चाहिए। लेकिन एक फ़र्क ये था कि गुजरात में जो यूटिलिटी के रेट्स थे वो बहुत कम थे। पंजाब में या पाकिस्तान में यूटिलिटी के रेट्स बहुत हाई हैं, बिजली है, गैस है, लेबर है, महंगाई बहुत है पाकिस्तान में। और महंगाई का जब तक इलाज नहीं होगा आप बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। कोई भी इन्वेस्टर इतनी महंगाई में, इतनी महंगी इनपुट्स के साथ कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं बना सकता जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर बिक सके। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इन्वेस्टमेंट के लिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कोई बहुत साजगार माहौल हमारे यहाँ मौजूद है। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बज़ाहिर थोड़ी सी आई हुई है, वो कब तक है इसका भी नहीं पता, लेकिन जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो नहीं आई। और रिफॉर्म्स की जहाँ तक बात है, रिफॉर्म्स हम सब बहुत कहते रहते, कह भी रहे हैं, ये रिफॉर्म्स के लिए बुरा तरीन वक्त है पाकिस्तान में। लोगों के पास रोटी नहीं है, लोगों के पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, और इस माहौल में रिफॉर्म्स करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन आएगा, कोई नहीं मानेगा, ना ही कामयाब। तो लग रहा है वो सियासी विल ही नहीं होगी आपकी गुफ्तगू से कि वो सियासी विल नहीं है इस वक्त के रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे। फिर देखिए, सियासी विल हो या ना हो, इट्स बैड इकोनॉमिक्स। आप थोड़ा सा लोगों को पहले रिलीफ दें, लोगों का पहिया नहीं चल रहा, लोग गारे में फंसे हुए हैं। सही है, आप कह रहे हैं अच्छा गारे में तो फंसे हुए, ये मुझे टैक्स थोड़ा और ज्यादा दो, ये नहीं मानेगा कोई। दुकानदारों ने 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 लोग मुलाजिम रखे होते हैं, वो उनको निकालना शुरू कर देंगे। लेकिन जो आपके बड़े बिजनेसमैन हैं, जो वेल्थ टैक्स नहीं देते, जो सोने का सारा कारोबार बगैर टैक्स के है, कैश पे चलता है, इन दो सेक्टर्स पे क्या टैक्स लगाया इन्होंने, जो हर एक पे लगाने जा रहे हैं। जहां रोजगार है वहां भी लगाने जा रहे हैं। चल जहां लगा सकते हैं वहां तो लगाए ना, कहीं भी नहीं लगा सकते हैं। शहजाद साहब कहिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? रिफॉर्म्स नहीं हो सकती इस वक्त। बहरहाल ये मैं आपको मैं ये कहना चाह रहा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अफसार साहब ने कही ना, और बिल्कुल दुरुस्त कही, और वो ये है कि बज़ाहिर स्टेबिलिटी नजर आती है लेकिन स्टेबिलिटी है नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम नुक्ता है, और उसकी वजूहात हैं, और वो उन्हीं वजूहात की बिना पे हम और बाकी लोग सब अपना अपना तजिया करते हैं। आबिद रजा कोटला जो PMLN का बहुत कामयाब वहाँ का, और मैं गुजरात को चूंकि बिलोंग करता हूँ तो मैं इन तमाम परवेज़ इलाही हो गया, आबिद रजा कोटला हो गया, इन सब लोगों को किसी ना किसी हद तक करीबी तरीके से जानता हूँ, इनकी पोजीशनों को, इनकी जगहों को वगैरह वगैरह। तो यूं है कि आबिद रजा कोटला PMLN का मैं कैंडिडेट था, उसका इंटरव्यू आया 2-3 दिन पहले की बात है, बल्कि इलेक्शन से 1-2 दिन पहले की बात है। उसके अंदर साथ ही उस चैनल ने, जो कि जिसका या उसके चैनल का जो एंकर था, उसका जो कहा जाता है रुझान थोड़ा सा PMLN की जाने पे, उसने अपना सर्वे किया, वो दिखाया, जो कि टीवी पे दिखाया जाता है। एक आवाज किसी को नजर नहीं आई जिसमें कि मूसा इलाही इतने लोगों में से आधे घंटे का प्रोग्राम, आधे घंटे का या पूरे घंटे का प्रोग्राम। तो इसलिए एक तो ये बात होगी। आबिद रजा कोटला की अपनी भी बात सुन लेनी चाहिए, और वो कहता है कि जो हालत है वो एग्जैक्टली उसी तरीके से है, और कहता है PMLN का कोई वहां पे चांस ही नहीं है। आगे परवेज इलाही की तरफ, परवेज इलाही इस खानदान से अलहदा होकर भी खड़ा हो जाए, परवेज इलाही अपनी कहीं से भी सीट लड़े गुजरात, जिला गुजरात के अंदर, वो हार नहीं सकता। ठीक है, मूसा इलाही से नहीं हार सकता, ये मैं आपको बता दूं। ठीक हो गया, हमें सारी की सारी वहां पे उनकी फैमिली। मैं परवेज इलाही का कम से कम इतनी क्रेडिबिलिटी अपनी जगह पे, मैं ये नहीं कहता वो PTI के साथ है, किसी और के साथ है। परवेज इलाही की सियासत से तो मुकम्मल तौर पे मैं शायद मुत्तफिक ही ना हूं, लेकिन अपनी सीट नहीं हार सकता। दुरुस्त है जी।